90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लूसेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लूसेंट को पढ़ते नहीं है। बहुत सारे लोग लूसेंट का 1 से 2 पेज पढ़ते हैं और उसके बाद में उन्हें आलस्य आने लगता है या फिर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें लूसेंट को पूरा कंप्लीट करना चाहिए, कि जीके का जो पोर्शन है ना यहाँ से बहुत कंप्लीट होता है साथियों। तो अब हम वीडियो के मदद से पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखिए, ये जो क्लासेस है उन्हें पूरा पूरा देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में आप टेस्ट लगाइए, आपका स्कोर कैसे नहीं बढ़ता है फिर देखिएगा, ठीक है। सो हम चलते हैं साथियों हमारा जो क्लास है, क्योंकि हम पूरा सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, पूरा जो डिटेल है पूरा डिटेल के हिसाब से पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो विषय सूची दिया गया है, विषय सूची में आप लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको लेके चलूँगा डायरेक्ट। पहला जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इतिहास का। तो इतिहास में हम कुछ जो चैप्टर है उनको यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं। तो इतिहास में हम सबसे पढ़ना पड़ता है साथियों कि भारत का इतिहास, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण से क्या है, उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण तक, यानी कि दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप क्या है, यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, ठीक है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है, ठीक है। तथा यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, ठीक है। तो इसी में हम कवर करते साथियों प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत की हम यहाँ पे बात करें तो प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन सा स्रोत, तो आपको याद रखना है धार्मिक ग्रंथ से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, वहीं विदेशियों का जो विवरण है उनके माध्यम से भी यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मिले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे बात करें तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से भी मिले हैं। मतलब मुख्यतः 4 कौन कौन से, पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, भारत यानी कि धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं इन चारों स्रोतों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, क्या है ये जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि भारत का जो प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है, ठीक है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान या वेदव्यास को माना जाता है, ठीक है। वे 4 यानी कि वेद कितने हैं, 4 वेद है। अब वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं वेदों पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं साथियों ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने 10 मंडल एवं 28 सूक्तियाँ होती है एवं 10,462 क्या होती है, ऋचाएँ होती है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रहण को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 28 सूक्तियाँ होती है और 10,462 क्या होती है, ऋचाएँ होती है, ठीक है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, ठीक है। इस बात को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोमदेव यानी कि यहाँ पे सोम देवता का उल्लेख मिलता है। कौन से 9वें मंडल में, ठीक है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है, ठीक है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या कहलाता है, आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ठीक है। जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आदि ब्रह्मा पुरुष के क्रमशः, जैसे कि जो ब्राह्मण है उसे मुख से
माना जाता है, और क्षत्रिय को भुजाओं से, और वैश्य को जंघाओं से, और जो शूद्र है उनको चरणों से उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स है इससे आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों व्यवसायों, दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेदित है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पे। तो वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों, यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद की हम यहाँ पे बात करें तो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समान अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा जाता है। इस बात को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है साथियों। और ऐसे जो पॉइंट है उन्हें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उन पॉइंटों को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे है कि यह जो यहाँ पे जो यजुर्वेद है, इस वेद में गद्य एवं पद्य कैसे मिलते हैं? दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला संवेद की बात करें यहाँ पे, तो संवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, इसमें पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है। इसमें पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात। किसमें? सोम यानी कि संवेद में। ठीक है, और इसमें जो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट निकल के सामने आती है साथियों कि यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन किसमें है? तो संवेद में है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भारतीय संगीत का जनक, अगर भारतीय संगीत का जनक अगर कहा जाए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है या किस वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना है संवेद में मिलता है। ठीक है, इसी के बाद में हम अथर्ववेद की यहाँ पे चर्चा करें साथियों। तो अथर्ववेद में आप देख पा रहे होंगे, अथर्ववेद यानी कि अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग विवरण, तंत्र मंत्र, जादू टोने एवं साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध में यहाँ पे मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वासों एवं अंधविश्वासों इत्यादि का यहाँ पे वर्णन मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, इसी में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद की हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो आपको याद रखने वाला जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है साथियों कि सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको याद रखना है अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट अगला देखते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, है ना, शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरूप तथा छंद। ठीक है, भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, इसके रचिता कौन है? लोमहर्ष, अथवा इसके जो पुत्र हुए कौन? उग्र श्रव माने जाते हैं। इनकी यानी कि इनकी व्याख्या 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है, 18 है, जिसमें केवल 5 प्रमुख है। कौन कौन सा? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। ठीक है, ब्राह्मण एवं भागवत में क्या पाई जाती है? राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से ग्रंथ में? तो आपको याद रखना है, एक ब्राह्मण हो गया और एक भागवत में। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे पुराणों में
मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब यहाँ पे मैंने 5 आपको ग्रंथ बताए, प्रमुख ग्रंथ मत्स्य हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, ब्राह्मण हो गया एवं भागवत, ठीक है। इसी में अगर सबसे पुराना यानी कि प्राचीन का अगर बात करें तो प्राचीन आता है साथियों मत्स्य पुराण है, ठीक है। और अगला है यहाँ पे अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे, ठीक है। उसके बाद में पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है, ठीक है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है, ठीक है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन सा? स्मृति ग्रंथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है किस काल का है, तो आपको याद रखना है शुंग काल का है। तथा नारद स्मृति गुप्त काल, नारद जो स्मृति है वो गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। इसी के बाद में जातक के बुद्ध की पूर्व जन्म की यानी कि पूर्व जन्म की जो कहानी वर्णित है किसमें? जातक में, ठीक है। इसमें हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, कौन सा? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपको याद रखना है साथियों, कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उन जीवन चरित्र के अनेक कथाओं के साथ में यहाँ पे वर्णित किया गया है। किसमें? हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु में, ठीक है। इसी के साथ में जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये आपको याद रखना है, अगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किसमें प्राप्त होता है, किसमें ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र में ज्ञात होता है, ठीक है। जैन धर्म भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ में उनके संबंधों का विवरण मिलता है, ठीक है। यानी कि जैन ग्रंथ जो है भागवती सूत्र में महावीर के जैन कर्तव्य तथा अन्य समकालीनों के साथ में उनके संबंधों का क्या मिलता है? यहाँ पे विवरण मिलता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। इसका जो चाणक्य का जो नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यह 15 अधिकरणों एवं 118 प्रकरणों में विभाजित है। कितने? 15 अधिकरणों तथा 180 माफ कीजिएगा 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कलहन के द्वारा किया गया था। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या है कि संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध यानी ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आपको याद रखना है कलहन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के सामने आता है साथियों कि कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है, कौन सा? राजतरंगिणी, जिसका जो संबंध है कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर का इतिहास का संबंध कौन से पुस्तक में मिलता है, तो आपको याद रखना है राजतरंगिणी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलहन है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट यहाँ पे हमें यानी कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचनामा में सुरक्षित है। किस में सुरक्षित है? तो अरबों की जो सिंध विजय की जो वृत्तांत है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चंचनामा में, ठीक है। चंचनामा में सुरक्षित है, ठीक है। उसके बाद में अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, ठीक है। इसमें जो पाणिनि है इसमें मौर्य काल के पहले यानी कि मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कलहन की जो गर्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है, जो कल्याण की जो गर्गी साहित्य यानी कि संहिता एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? कलहन की जो गर्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ में, ठीक है। इसी में हम अगला देखते हैं तो पतंजलि जो है
माफ कीजिएगा, पंतजलि पुष्प यानी कि पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पंतजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथियों कि यानी कि पंतजलि जो पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे, और इनके द्वारा महाभाष्य के शुंग के इतिहास का जो पता चलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों विदेशी यात्रियों से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो हम यह जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं इसमें पूरा लुसेंट का पूरा निचोड़ है साथियों। तो आपको अगर ऐसा कुछ पॉइंट नज़र आता है कि हाँ मुझे लिखना चाहिए इन पॉइंटों को, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मुझे नज़र आता है उनको मैं बार बार रिव्यू यानी कि रिपीट करता हूँ, 1 से 2 बार रिपीट करता हूँ, तो उन्हें आप अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले कुछ जानकारियाँ। ठीक है, प्रमुख जानकारियाँ। तो इसमें सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखकों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यानी कि यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं टेसियस पे। ठीक है, तो यह ईरान का क्या था, राजवैद्य था। ठीक है, तथा भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि यह जो यानी कि टेसियन जो है ईरान का क्या था, राजवैद्य था, तथा भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसे अविश्वसनीय माना गया है। ठीक है, इसी में हम अगला जो लेखक है वो है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस की हम यहाँ पे बात करें तो इसे इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, और ये यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी यानी कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत फारस के संबंध का जो वर्णन है वो किया है। ठीक है, परंतु इसका जो विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, इसी में हम सिकंदर की बात करें साथियों, तो सिकंदर के साथ में आने वाले लेखकों में निरियाकस अनिसिक्रेटस तथा अस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक है, इसी में हम मैग्नेज की बात करें तो यहाँ सेल्यूकस निकेटस का क्या था, राजदूत था। ये आपको याद रखना है कि जो मैग्नेज था यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मैग्नेज जो था सेल्यूकस निकेटस का क्या था, राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में मिलता है। ठीक है, इसी में हम डाइमेकस की बात करें साथियों, तो डाइमेकस यह यानी कि सीरियन नरेश यानी कि अंतियोकस का क्या था, राजदूत था। ठीक है, यानी कि ये जो डाइमेकस था यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो आपको याद रखना है बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला जो लेखक है उस पर नजर डालते हैं। तो अगला लेखक है साथियों डायोनिसियस। ठीक है, डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फ का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि डायोनिसियस जो है किसके दरबार में आया था, तो आपको याद रखना है अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, इसी में हम अगला जो पॉइंट है उस पर नजर डालते हैं। तो टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो टॉलमी थे उन्होंने 2री शताब्दी में भारत का जो भूगोल है नामक पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, उसके बाद में फ्लिनी, इसने नेक्स्ट अगला जो लेखक है साथियों फ्लिनी। ठीक है, फ्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो आपको याद रखना है फ्लिनी ने किया था, और इसमें भारतीय पशु पेड़ पौधे खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला जो लेखक है
रेफिल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में आया था। ठीक है, यहाँ पे एक पुस्तक है साथियों, फेरिल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि यह यानी कि लेखक जो है करीब लगभग 80 ईस्वी के लगभग में हिंद महासागर की यात्रा में आया था, और इसने उस समय में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया है, या इनके बारे में उन्होंने यहाँ पे लेख लिखा है। ठीक है, इसी में हम अगले जो लेखक है यूनानी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं साथियों चीनी लेखकों के बारे में। ठीक है, तो चीनी लेखक में सबसे पहला जो लेखक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फाहियान। ठीक है, फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश यानी कि किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश एवं उसके संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। अब यानी कि नोट करने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, और ये क्वेश्चन आपको आएगा ही अगर आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, वो चाहे पटवारी हो, एमपी पुलिस हो, या अन्य जो भी एग्ज़ाम देते हो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, और इसे आईएमपी लगा के रखिएगा। फाहियान जो था चीनी यात्री था, जो कि यानी कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और इसने अपने विवरण यानी कि अपने जो पुस्तक है उसमें मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सुखी एवं समृद्धि बताया है। ठीक है, आगे जाके इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों, इनको आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों संयुगन यहाँ 518 ईस्वी में भारत आया था, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की है। ठीक है, तो जो कि संयुगन के हम यहाँ पे बात करें तो यह 518 ईस्वी में आया था, और इसने 3 वर्ष की यात्रा लगभग 3 वर्ष की यात्रा की भारत में, और इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, उसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला पे चर्चा करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट अगला लेखक है हुएनसोंग। ठीक है, हुएनसोंग तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसोंग कब आया था, तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और हुएनसोंग सन 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, और भारत में 15 वर्ष तक ठहरा तथा 650 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में एक स्थित है। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्धिक ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, तथा इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, तथा जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया तथा इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ हुएनसोंग लेखक के बारे में, कि यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत कब आया था, तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और यह 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद में सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिस पहुंचा। ठीक है, तथा भारत में 15 वर्षों तक ठहरा, और इन्होंने 645 ईस्वी में चीन ये जो है 645 ईस्वी में कहाँ लौट गया, चीन लौट गया। ठीक है, वह बिहार में यानी कि बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए कहाँ आया था, भारत में आया था। और इसका ब्राह्मण जो वृत्तांत है वो क्या कहलाता है, तो वो आपको याद रखना है सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, और इसने
हर्षकाल यानी कि इसमें हर्षकालीन समाज धर्म तथा रीति यानी कि जो राजनीति के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। और इसके अनुसार जो सिंध का जो राजा कौन था, शूद्र था, ठीक है। जो हुनसेंग था, आपको याद रखने वाला जो बात है साथियों, यहाँ पे पॉइंट जो है, हुनसंग के अध्ययन यानी कि हुनसंग के अध्ययन के समय यानी कि अध्ययन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आपको याद रखना है शीलभद्र। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो हुनसंग जब भारत आया था और उनके अध्ययन के समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे, शीलभद्र थे। क्योंकि जो हुनसंग था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और उस समय उसके जो कुलपति कौन थे, तो आपको याद रखना है शीलभद्र थे, ठीक है। इसी में हम अगले जो लेखक है उस पर हम चर्चा करते हैं साथियों। तो अगला जो लेखक है इतिसंग है, ठीक है। इतिसंग यानी कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशील विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, ठीक है। तो जो 7वीं शताब्दी में ये कब आए थे, 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उसके समय में भारत का जो वर्णन है वो वर्णन किस में मिलता है, इसके लेख में मिलता है, इतिसंग के लेखक यानी कि उसके पुस्तक में मिलता है, ठीक है। इसी में हम अगले लेखक की बात करें साथियों, अरबी लेखन की, ठीक है। तो अरबी लेखन में सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे अल-बरूनी, ठीक है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। और अरबी में लिखी गई पुस्तक कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो अरबी लेखक की हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, तो अरबी लेखक के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी कब आया था भारत में, तो आपको याद रखना है कि अल-बरूनी जो है महमूद नबी के साथ में आया और अरबी में लिखी गई इनकी कृतियां किताब उल हिंद या फिर तहकीक भारत की खोज इसमें मिलता है। और आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, रीति रिवाज एवं राजनीतिक पर सिंध डाला गया है, ठीक है। इसी में हम अन्य लेखकों की बात करें साथियों, तो अन्य लेखकों में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यानी कि तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंगयूर यानी कि कंगयूर या तंगयूर ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, तारानाथ है, ठीक है। और ये कहाँ के जो लेखक थे, तो आपको याद रखना है तिब्बती लेखक थे, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले पे चर्चा करें, तो नेक्स्ट अगला है साथियों मार्को पोलो, ठीक है। यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किसके देश में आया था, यानी कि पांड्य देशों की यात्रा में आया था तथा इनका जो विवरण है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। इसी में हम पुरातत्व संबंधित कुछ साक्ष्य यानी कि साक्ष्य मिलने वाले जानकारी पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलने वाली जानकारियों पे नजर डालें तो 14 शताब्दी यानी कि 14 शताब्दी पूर्व यानी कि ईसवी पूर्व के अभिलेख बेंगाज कोई से वैदिक देवता मित्र हो गया और वरुण इंद्र तथा नासत्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। इसी में हम नजर डाल सकते हो तो यानी कि जो मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का यानी कि अगर हमें तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है, यवन राजदूत होलियोडोरस के जो वेन यानी कि वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको ये याद रखना ही है, ठीक है। इसी के बाद में सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी दी, यानी कि दुर्भिक्ष का जो जानकारी देने वाला जो अभिलेख कौन सा है, तो आपको याद रखना है सोहगोरा अभिलेख है, ठीक है, जो कि दुर्भिक्ष की जानकारी प्रदान
करता है, ठीक है। इसी में हम अगला देखते हैं साथियों। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले खून आक्रमण की जानकारी जो है भीतरी लेख से होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम अगला देखते हैं साथियों। तो सती प्रथा का जो पहला जो लिखित एरन अब से मिलता है, ठीक है। और इस समय किसका शासन था, तो आपको याद रखना है इस समय जो है इसमें गुप्त शासनकाल था, ठीक है। सती प्रथा का जो पहला जो लिखित साक्ष्य किसके कहाँ मिलता है, तो एरन अभिलेख में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी कहाँ, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नजर डालते साथियों कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उसके उस समय शासक कौन कौन हुए, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख के हम यहाँ पे चर्चा करें तो इस समय कलिंग राज खाकेल का यहाँ पे राज्य चलता था। उस समय किसका शासन चलता था हाथी गुम्फा अभिलेख में, तो आपको याद रखना है कलिंग राज खाकेल का, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, कलिंग राज खारवेल का है, ठीक है। इसी के बाद में हम जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ यानी कि गिरनारपुर अभिलेख नासिक अभिलेख के हम यहाँ पे चर्चा करें तो इस समय रुद्रदमन यानी कि जूनागढ़ के समय कौन था, रुद्रदमन था। नासिक अभिलेख के समय गौतमी बलश्री था, ठीक है। प्रयाग स्तंभ बात करें यहाँ पे तो समुद्रगुप्त था, ठीक है। और एलोन अभिलेख के हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, तो एलोन अभिलेख के समय पुलकेशिन सेकंड द्वितीय था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम अगला देखते हैं मंदसौर अभिलेख की यहाँ पे चर्चा करें तो मंदसौर अभिलेख के समय मालवा का जो नरेश था कौन, यशोधर्मन, ठीक है। यशोधर्मन कौन था, मंदसौर के अभिलेख के समय में था, ठीक है। इसी में हम ग्वालियर अभिलेख की बात करें साथियों तो ग्वालियर अभिलेख के समय में प्रतिहार नरेश भोज था, ठीक है। इसी में हम अगला जो देखें स्तंभ तो भीतरी एवं जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो स्कंद गुप्त के समय में था, ठीक है। स्कंद गुप्त के समय में यानी कि जो अभिलेख के समय कौन था, स्कंद गुप्त था, ठीक है। इसी में हम अगला देखते हैं तो देवपाड़ा जो अभिलेख है इसमें बंगाल शासक विजयसेन के समय में यहाँ पे था, ठीक है। इसी में हम अगले यहाँ पे पॉइंट पे नजर डाले साथियों तो अगला पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो कश्मीर जो है नौपाषाण पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। कश्मीर जो है नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम के गर्तावास का जो साक्ष्य है वहाँ मिला है और इसमें उतरने के लिए क्या हमें देखने को मिला है, यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, यह भी आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है आहत कहा जाता था और इसी को साहित्य में करशार्पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, करशार्पण करता था। और सर्वप्रथम सिक्कों का जो है लेख लिखने का जो किसने किया, कौन ने किया था, किसने किया था, तो आपको याद रखना है तो यवन शासकों ने किया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है कौन से शासकों ने किया था, तो आपको याद रखना है यवन शासकों ने किया था। इसी में समुद्रगुप्त की जो वाणी बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाती हुई मुद्रा यानी कि वीणा बजाती हुई मुद्रा हमें देखने को मिल रहा है सिक्कों में कि जो संगीत बजाते हुए यानी कि संगीत प्रेमी होने का यहाँ पे संकेत मिलता है, ठीक है। किसका, यानी कि समुद्रगुप्त का, ठीक है। इसी के बाद में हम अरिकमेडु की बात करें तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अरिकमेडु जो है पुडुचेरी के निकट में है। कहाँ है अरिकमेडु, पुडुचेरी के निकट में है और यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड जो काल है हमारा प्रागैतिहासिक काल, इस पे हम नज़र डालते हैं साथियों। तो प्रागैतिहासिक काल की हम यहाँ पे बात करें तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण यानी कि उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव
विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है। ठीक है, तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? जिसका विवरण कैसा? लिखित रूप में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी में हम अधिइतिहास काल की बात करें साथियों, तो अधिइतिहास काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन काल के प्रचलन के बाद में उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है साथियों कि यानी कि जो अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लेख तो लिखे लेकिन उन लेखों को पढ़ा गया, उसे क्या कहा जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, ज्ञानी मानव का जो होमोसेपियंस, मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। ठीक है, प्राचीन नाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ज्ञानी मानव का जो प्रवेश है इस धरती पर आज से लगभग कितना 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में हम अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। तो अगला पॉइंट में यहाँ पे देखने को मिलता है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीवन का जो मुख्य आधार था, यानी कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था, क्या था? शिकार था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पूर्व पाषाण काल युग में मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था? तो आपको याद रखना है शिकार था। ठीक है, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए की हम यहाँ पे बात करें तो आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का जो आविष्कार है नव पाषाण काल में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य में स्थायी निवास एवं प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति एवं नव पाषाण काल में हुई। ठीक है, मनुष्य का जो स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है कब हुई? तो नव पाषाण काल में हुई। और तथा उसने सबसे पहले जो पालतू किसको बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य ने किस धातु का यानी कि प्रयोग किया? तो आपको याद रखना है साथियों कि सर्वप्रथम धातु जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार की हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो सर्वप्रथम जो मानव ने यहाँ पे बनाया था कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी का निर्माण किया था। ठीक है, और कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो आपको कृषि का आविष्कार की यहाँ पे बात करें साथियों, तो कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। और प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल जो है कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ हो गया, पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, तथा कृषि के अन्य अपनाई गई अनेक जो प्राचीन जो फसल है वो थे गेहूँ एवं जौ थे। ठीक है, उसके बाद में इसी को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण लग रहा है। तो कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, और प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित थे। ठीक है, अवस्थित है। ठीक है, तथा कृषि के लिए अपनाई जाने वाली जो प्राचीन जो फसल के रूप में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है यहाँ पे है गेहूँ एवं जौ थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में हम अगला पॉइंट पे नजर डालते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्राचीन भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई। ठीक है, पल्लावरम नामक जो स्थान है वहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई है। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्पष्टिक में बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत में जो पूर्व स्तर युग के अधिकांश जो औजार है किससे बनाए गए हैं? पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, अधिकांश जो औजार है साथियों किससे बनाए गए हैं? पत्थर से बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है साथियों सबसे